हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ जो 15 अगस्त 2020 का जो द हिंदू था, उस द हिंदू में से दो एडिटोरियल ऐसे आए थे जो कि हमारी यूपीएससी या आरएएस के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते थे। इसलिए मैं जो है वो उस पूरे द हिंदू एडिटोरियल का जो है वो ब्रीफ में आपके सामने लेकर के आया हूँ। ये एडिटोरियल नंबर 1 है। इसके अंदर जो है वो पूरी तरह से भारत की जो सरकार की विदेश नीति है, उसके जो वर्तमान में जो चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, उन सब की जो है पूरी तरह से आलोचना की गई है। ठीक है। अभी भारतीय विदेश नीति के वर्तमान पहलुओं की अगर हम बात करें, तो अगर हम इसको छोड़ दें तो हमारे सामने अभी क्या क्या चैलेंजेस है। सबसे हमारे सामने विदेश नीति के चैलेंजेस में देखें, सब अभी फिलहाल तो एक तो कोरोना हमारा चैलेंज है। कोरोना ने हमारी विदेश नीति, स्वदेश नीति, सारी नीतियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया है। उसके अलावा देखें तो नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान के साथ में हमारा जो चाबहार पोर्ट था वो भी निकल गया। उसके बाद में आती है चीन, रूस के साथ में हमारे संबंध जो है वो थोड़े खिंचाव, अनबन अनबन तो नहीं कह सकते, पर थोड़े दूरी वाले हो चुके हैं। उसके बाद अमेरिका, यूरोप, इन सब के साथ में भी हमारे संबंधों की कोई निश्चितता अभी फिलहाल नहीं देख पा रहे हैं हम लोग। तो इसी क्रम में जो है वो आज ये जो भारतीय विदेश नीति का जो ये एडिटोरियल है, इसके अंदर इन 5 पहलुओं की जो है वो चर्चा की गई है। इन 5 पहलुओं के इर्द गिर्द जो है वो एडिटोरियल घूमता है। तो हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो विदेश नीति की सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी फिलहाल हम लोग फेस कर रहे हैं वो है चीन की। तो चीन के साथ में जो भारत के संबंध हैं, वो हमें ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री जी के जो चीन की विजिट हुई थी, जिसको कि क्या कहा गया था, तो उसको वुहान स्पिरिट कहा गया था। और उसके बाद में चीन के जो शी जिनपिंग साहब जो हैं वो भी इंडिया आए थे। चेन्नई कनेक्ट हुआ था, काफ़ी पर्सनल उनके बीच में बातें हुई, बहुत कुछ हुआ। उसके बावजूद भी अल्टीमेटली क्या हुआ कि चीन ने जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो थी हमारी, वहाँ पे अपनी सेना को तैनात कर दिया। तो अभी फिलहाल चीन की सेना वहाँ पे तैनात है, वहाँ पे बहुत सारी झड़पें भी हुई। तो कुल मिलाकर के ये कहा गया है इसके अंदर कि हमने चीन को पहचानने में कहीं ना कहीं गलती कर दी। इसके साथ में ही फिर अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जी जब लद्दाख के दौरे पर थे, तो उन्होंने चीन को जो है वो विस्तारवादी ताकतें कर कह के संबोधित किया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि विस्तारवादी ताकतें जो है वो ज़्यादा टिक नहीं सकती हैं। तो इतना सारा वुहान स्पिरिट, चेन्नई कनेक्ट, इन सब की दोस्ती की जो बड़ी बड़ी बातें हुई, उसके बाद में जो है वो अचानक से आपके उनको लेकर के विचार जो है वो बदल गए। उसके बाद में क्या हुआ कि अभी वर्तमान में जो है अगर हम मीडिया चैनल्स और वगैरह हम देखते हैं, तो चीन जो है वो अभी पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है। उसके बावजूद भी बिना युद्ध की समाप्ति के ही हमने जीत का ऐलान कर दिया है कि भाई हमने चीन को हरा दिया, अमेरिका हमारे साथ में, या जो भी चीज़ें जो है वो आज हर जगह फैलाई जा रही हैं, उसके अंदर यही कहा गया है कि भाई बिना युद्ध समाप्ति के ही हमने जीत का ऐलान कर दिया है। तो ये 4 चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो हमारे जो लेखक हैं उस एडिटोरियल के, वो हमको बताना चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं कुछ कमी हमारी चीन के साथ में विदेश नीति में हमारी कुछ न कुछ ऐसी इस तरह की कमियां रह गई। उसके बाद में हम लोग देखते हैं रूस। रूस हमारा शुरू से लेकर के आज तक रूस हमेशा से हमारा दोस्त ही रहा है। लेकिन कभी कभी जो है वो हमने रूस के जो सपोर्ट को हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया। फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब है कि हमने उसको इस तरह से समझ लिया कि ये तो हमारे साथ में है ही है। लेकिन अभी वर्तमान में जो घटना घटी, सबसे पहले तो 1962 की अगर हम बात करें, तो 1962 में भी रूस ने जो है वो चीन और भारत के जो झड़प हुई थी, जो युद्ध हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, उसमें रूस ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। उसके बावजूद भी हमने उस चीज़ से सीख नहीं ली और हमने ये सोचा कि अभी रूस जो है वो हमारी सहायता करेगा। लेकिन अब ये चीज़ क्या प्रूव हो गई है कि जो भारत और रूस के संबंध हैं, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूस और चीन के संबंध निकले। ठीक है। रूस और चीन का जो एक क्वासी अलायंस टाइप का एक बना हुआ है, क्वासी अलायंस को हम बोल सकते हैं कि आभासी संधि टाइप का बोल सकते हैं। तो वो भारत रूस के इतने टाइम से जो संबंध थे, इवन हमारे जो नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने रूस को यहाँ तक बोल दिया था कि जो दोस्ती जो है वो हमेशा के लिए नहीं रहती, इस कथन का अपवाद अगर कोई है तो वो है रूस। इस तरह से कहा गया था। वो भी तब जबकि भारत की 60% जो रक्षा आपूर्ति है वो रूस से आती है आज भी। तो रूस इतना बड़ा हमको रक्षा आपूर्ति का एक्सपोर्ट करता है, हम लोग रूस से इतना सारा क्रय करते हैं, रूस को इतना प्रॉफिट होता है हमसे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है वो रूस को समझने में हमारे से गलती हो गई। ये हो गया रूस का पहलू। उसके बाद आता है यूएनएससी, मतलब कि यूएनएससी का मतलब है संयुक्त राष्ट्र
सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के टोटल 5 सदस्य हैं वर्तमान में। जब से बना तब से 5 ही सदस्य हैं उसके। यूएस, चीन, मतलब अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंग्लैंड या ब्रिटेन और रूस, ये 5 उसके सदस्य। इन 5 सदस्यों, ये 5 सदस्य जो है वो जो भी कोई बड़ा इवेंट होता है अगर विश्व में, तो उसमें इन लोगों के पास में जो है वो वीटो पावर है। ठीक है, वीटो पावर का मतलब क्या होता है कि अगर 4 सदस्य किसी एक मुद्दे पर सहमत है लेकिन कोई भी एक सदस्य उस मुद्दे पर सहमत नहीं होता है तो वो मुद्दा पास नहीं हो पाता है सुरक्षा परिषद में। इसको वीटो पावर बोलते हैं। अभी हम भी काफी टाइम से ये सुनते आ रहे हैं कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने वाला है, उसको ये स्थायी सीट और वीटो पावर मिलने वाली है। लेकिन अगर हम लोग बड़े पहलू पर सोचें तो कोई दूसरा देश या कोई भी दूसरे देश जो भी है वो ये क्यों चाहेंगे कि सुरक्षा परिषद की इस तरह की वीटो नाम की कोई एजेंसी रहे? क्योंकि आज ये देश तो है लेकिन बहुत सारे और भी देश है जो कि पावरफुल हो चुके हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि कोई और कंट्री इसमें जुड़े। वो तो यही सोचेंगे इन 5 से भी वीटो वापस ले लिया जाए। तो इस तरह से ये जो हमारा मसला है इसको भी अच्छी अच्छी बातें करके बाहर की तरफ फैलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर जो है वो कोई प्रगति हमें दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद में आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह। ठीक है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का हम लोग हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि भारत उसका सदस्य बनने वाला है। लेकिन अगर हम इस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की हिस्ट्री को देखें तो 1974 में, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, 1974 में जो है वो न्यूक्लियर के बाद 1974 में भारत ने जो कि है वो क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। भारत के परमाणु परीक्षण के बाद में जो बड़े बड़े कंट्रीज थे जो पहले से ही परमाणु संपन्न थे, परमाणु शक्ति संपन्न थे, उन लोगों को ये चीज रियलाइज हुई कि जो हमारी जो असैन्य परमाणु जो तकनीक है, असैन्य परमाणु तकनीक मतलब जो परमाणु बम या ये सब नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन होता है परमाणु से और परमाणु बिजली घर बनाए जाते हैं वो सब है, उससे जो तकनीक है उससे वो सैन्य परमाणु तकनीक में भी परिवर्तित हो सकती है। इसलिए तो आप समझिएगा कि 1974 में जब हम भारत ने ही परमाणु परीक्षण किया था, उस टाइम पे 1970 में एक ग्रुप चलता था एनपीटी, आज भी चल रहा है, ये एक संधि है, इसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब परमाणु अप्रसार संधि है ये। ठीक है, पहली बात तो इस परमाणु अप्रसार संधि का भारत जो है वो हस्ताक्षर करता नहीं है। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये है। उसके बाद में भारत के 1974 में किए गए परमाणु परीक्षण से उसके बाद की रूपरेखा को तय करने के लिए और उसके बाद में परमाणु के प्रसार को रोकने के लिए जो एनपीटी के हस्ताक्षरकर्ता सदस्य देश थे उन्होंने एनएसजी का निर्माण किया था, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का निर्माण किया था, कि इससे आगे और अभी परमाणु तकनीक जो है वो आगे ना बढ़े। तो हम लोग अगर ये बोल रहे हैं कि भाई भारत को जो है वो इसकी सदस्यता मिल जाएगी, तो ये थोड़ा हमको अटपटा लगता है, क्योंकि भारत के लिए ही इसको बनाया गया है, कि भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था उसके लिए ही इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये होता है एनएसजी के संबंध में लेखक के विचार। उसके बाद लास्ट चीज आती है हमारी सिविल लायबिलिटी लॉ। सिविल लायबिलिटी लॉ किस चीज के लिए होता है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं सिविल न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ। ठीक है, तो ये हमारा भारत का एक लॉ है जो ये बोलता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु बिजलीघर, अभी अभी अमेरिका ने जो है वो आंध्र प्रदेश में 6 बड़े परमाणु बिजलीघर बनाने का ऐलान किया है। तो उसके अंदर क्या है कि ये लॉ ये कहता है कि जो भी परमाणु बिजलीघर हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर जो आपूर्तिकर्ता व्यक्ति है, जो परमाणु बिजलीघर चलाने वाली जो कंट्री है, उसकी पूरी लायबिलिटी, उसकी पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो उस वजह से जो हमारा अमेरिका है वो भारत को अधिक परमाणु सक्षम बनने से रोकने के लिए आज तक इस सिविल लायबिलिटी लॉ को उपयोग करता आया है। ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं कि भाई ये सिविल लायबिलिटी लॉ है, लेकिन अभी वर्तमान में जो परमाणु अमेरिका ने आंध्र प्रदेश में जब उस सिविल लायबिलिटी लॉ के अंतर्गत उसको बनाया, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि इंश्योरेंस के रास्ते जो है वो अमेरिका के ऊपर से उनकी जिम्मेदारियों को हटा लिया गया और उसको डाल दिया गया इंश्योरर के ऊपर, इंश्योरेंस करवाने के बाद में। ठीक है, तो इसलिए ये सिविल लायबिलिटी लॉ में इस तरह से डिस्कशन किया जाता है कि अमेरिका हमेशा से भारत को रोकने के लिए, इसका परमाणु शक्ति संपन्न और अधिक होने से रोकने के लिए इसका उपयोग करता आया है। ठीक है, एनएसजी के अंदर जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है इसकी सदस्यता अभी तक भारत को नहीं मिल पाई है। भारत आज भी एनपीटी जो है इसका हस्ताक्षर करता अभी भी नहीं है। तो ये हमारा
एडिटोरियल नंबर 1 था। अभी हम उसका दूसरा नेक्स्ट एडिटोरियल लेते हैं। आपने कभी लोकपाल का नाम सुना होगा। लोकपाल या ओम्बुड्समैन बोलते हैं, और अभी सबसे ज्यादा फेमस अगर लोकपाल है तो वो बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बुड्समैन, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है। तो ये हमारे जो दूसरा एडिटोरियल जो है 15 अगस्त 2020 द हिंदू का, उसके लेखक जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि भारत में एक, वो ये बोलते हैं सॉरी, भारत में जो है वो एक इंटरनेट लोकपाल की जरूरत है। इंटरनेट लोकपाल की जरूरत भारत में है, ऐसा इनका कहना है। तो ये किस बेसिस पे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट पे बहुत सारी सूचनाएं जो है वो फ्रीली प्रसारित होती है। आप जो चाहे वो इंटरनेट पे डाल सकते हो। इंटरनेट के अंदर सोशल मीडिया, आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और जो भी आप साइट्स यूज करें, टिकटॉक वगैरह जो भी है वो सब भी आ गई। उसके अलावा इंटरनेट पे जो भी साइट्स वगैरह हैं, गूगल, ये अपनी amazon.com या जो भी साइट्स हैं, उसके अलावा जो अभी मैं जो ये जो हमारा वीडियो प्रसारित हो रहा है यूट्यूब, ये भी एक तरह का इंटरनेट ही है। तो ये सब चीज़ें जो है उस पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सूचना, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, सब इंटरनेट, ये पूरा सूचना का खेल है, सूचना और डेटा, डेटा का खेल है। ठीक है, डेटा एक ऐसी हमारी, डेटा जो है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है क्या बोल सकते हैं उसको, एक तो प्राइवेट डेटा होता है, पर्सनल डेटा जिसको बोलते हैं, जैसे मेरा डेटा है। और एक ऐसा डेटा होता है जो कि पब्लिक होता है, मतलब कि सबके लिए एक्सेसिबल होता है, वो उससे किसी को कोई रिस्क नहीं होती। लेकिन प्राइवेट डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो अगर बाहर आ जाए तो उस, जिस व्यक्ति का वो डेटा या जिस कंपनी का या जिस फर्म का जो वो डेटा है जो लीक हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ये हमारे जो इंटरनेट लोकपाल के बारे में जो इन लोगों ने बात करी है, उससे वो कहाँ से इसकी पृष्ठभूमि है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो सूचना की अगर हम बात करें तो सूचना का आदान प्रदान जो है वो 3 जगह से होता है। ठीक है, सबसे पहले तो कौन है, तो सूचना का आदान प्रदान सबसे पहले तो क्या, जनता या पब्लिक, मतलब हम लोगों की जो सूचना होती है। ठीक है, एक होती है सरकार। ठीक है, और तीसरी होती है हमारी कंपनीज। जो कंपनीज होती हैं उनको सूचना। तो देखो, आज आपने एक चीज देखी होगी कि आप कभी ये चीज एक्सपीरियंस करके देखना कि अमेजोन पे जैसे अगर आप कोई चीज सर्च करते हो, कोई चीज आप बाय कर, अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे कोई चीज आप खरीदना चाहते हो, आपने उसको सर्च किया, खाली सर्च किया, सर्च करने के कुछ टाइम बाद में आप जो है वो फेसबुक ओपन करना, आपको उसी चीज का ऐड फेसबुक पे आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अमेजोन से आपका जो डेटा है, कि आपने इस चीज, गौरव ने, या जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैंने अमेजोन से कोई XYZ चीज को सर्च किया, तो अमेजोन से मेरी उस सर्च की हुई चीज का जो डेटा है वो डायरेक्ट जाके फेसबुक के पास पहुंच गया। तो इस तरह से, और मुझे इस चीज का पता नहीं है, मेरे से पूछा नहीं है उन लोगों ने, या फिर हो सकता है मेरे से पूछा हो और मैंने उस चीज को पढ़ा नहीं हो, तो मेरा डेटा जो है इस तरह से यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जो है वो प्रसारित हो रहा है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जैसे मेरा बैंकिंग का डेटा है, मेरे बैंक अकाउंट्स, आज हम लोग बहुत सारे न्यूज़ सुनते हैं कि किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लिया, किसी को OTP वगैरह हटा दी, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इस सूचना की वजह से होती है, सूचना के आदान प्रदान की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। तो सूचना क्या है, जनता से सरकार, जनता से कंपनीज के पास जाती है, कंपनीज से सरकार, और सरकार से कंपनीज। अभी क्या होता है कि डेटा का, हमने इंडिया में कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर इसके ऊपर कोई रूल नहीं है कि डेटा का संचालन किस तरह से किया जाएगा, इसलिए ये क्या, डेटा फ्रीली घूमता रहता है। कंपनीज जो है वो, एक कंपनी दूसरी कंपनी को डेटा बेचती है, डेटा की बहुत बड़ी कीमत होती है, क्योंकि इससे ही आप उपभोक्ता की जो मानसिकता है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सूचना का आदान प्रदान किन किन लोगों के बीच में होता है। अभी इस सूचना के आदान प्रदान के आधार पर जो है वो लेखक ने जो है वो एक सूचना त्रिकोण बताया है। सूचना त्रिकोण, ये सूचना त्रिकोण क्या बोलता है, सूचना त्रिकोण बोलता है, एक तो सबसे पहले होता है इसके अंदर सूचना का प्रवाह। ठीक है, दूसरा होता है डाटा एवं उसकी सुरक्षा, और तीसरा लेखक बोलता है निजता।
ये तीन चीजें जो है वो लेखक ऐसी बोलता है सॉरी, कि ये सूचना त्रिकोण है। मतलब सूचना की अगर हम बात करते हैं, इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये तीन चीजें उसके अंदर महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले सूचना का प्रवाह, सूचना जो है वो किस तरह से प्रवाह हो रहा है, कहाँ कहाँ वो सूचना किन किन लोगों के पास जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि कोई सूचना किसी गलत हाथों में पड़ जाए और वो उसका मिसयूज कर ले। डेटा एवं उसकी सुरक्षा, आज हमारा पर्सनल निजी डेटा है, जैसे कि मेरे थंब इंप्रेशन हो गए, मेरी आंखों का स्कैन वगैरह जो है वो लिया जाता है काफ़ी जगह पे, और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। तो वो और उसकी सुरक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी जो है वो निजता। निजता क्या है, आजकल हर चीज़ जो है पब्लिक है, फेसबुक या व्हाट्सएप और इन सब चीज़ों से चीज़ें जो है वो पब्लिक हो रही हैं। तो उसके अंदर आपकी जो प्राइवेसी है, आपकी निजता जो है उसको खतरा नहीं पहुंचना चाहिए। ये भी सूचना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये लेखक बोलता है कि इसको सूचना त्रिकोण बताया गया है। अभी देखिए, जब भी मतलब जब भी हम लोग इंफॉर्मेशन की बात करते हैं या सूचना की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो सूचना मिलती है हमें, या सूचना जो हमें प्राप्त हो रही है, वो सूचना जो है उसकी कोई समता नहीं है, उसके अंदर कोई समानता नहीं है। आज अपन XYZ, कभी कोई किसी धर्म के बारे में कोई सूचना, हमारा कोई फोटो या कोई वीडियो आ जाता है, तो उसके दूसरे सेकंड में हमारे पास में कोई अच्छा धार्मिक संभाव वाला वीडियो आ जाता है, कोई शॉपिंग का आ जाता है, कभी एजुकेशन का आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सूचना का कोई प्रवाह का कोई एक क्रम नहीं है। तो ये क्या है, इसको कहा गया है सूचना की असमता, कहा गया है इसको एसिमेट्री। इंफॉर्मेशन की एसिमेट्री, सूचना की जो असमता है, सूचना की असमता से क्या होता है कि निष्पक्षता नहीं रह जाती है। क्योंकि अगर आपको एक ही टाइप की सूचना बार बार आ रही है, जैसे किसी चीज को आपको बार बार दिखाया जा रहा है, तो उसके बाद में क्या होता है, आपका माइंडसेट भी उस तरफ चेंज हो जाता है। तो उससे आप निष्पक्ष नहीं रह जाते हो, आप एक पक्ष की तरफ झुक जाते हो। निष्पक्षता जहां पे नहीं रहती है, उससे क्या होता है कि प्रजातंत्र जो है हमारा, उसको ठेस पहुंचती है, या डेमोक्रेसी को जो है उससे ठेस पहुंचती है। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लोग आज देखें, हमारी प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अभी अभी हमने एक न्यूज़ सुनी कि सरकार ने जो है वो 59 ऐप्स को जो है वो बैन कर दिया है। भारत में चलने से 59 ऐप्स को जो है वो बैन कर दिया है। ठीक है, अभी 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। तो हमारे लेखक का ये कहना है कि पहली बात तो वो ऐप्स जब इंडिया में आ रही थी, जब वो इंस्टॉल हो गई, तो उनको अलाउ क्यों किया? आपके पास में ऐसी कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, या थी ही नहीं, जिसकी वजह से आप पहले ही उस चीज़ को पकड़ सको कि भाई ये ऐप अगर इंडिया में इंस्टॉल हुई या आई, तो ये हमारे भारत के जो यूजर्स हैं इसके, उसका डेटा चुरा करके और चीन को भेज देगी। अभी फिलहाल उन ऐप्स को बैन इसी तर्ज पे किया गया है कि वो जो डेटा है उसको चीन के साथ में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का अगर कुछ चीज़ है, तो हमारे पास में अभी कोई ऐसी एजेंसी ही नहीं है जो कि इस तरह की ऐप्स को पहले ही चेक करके हम और उसको राष्ट्रीय सुरक्षा के मापदंडों पे खरा उतार करके और फिर लॉन्च करे। तो हमारा ये लेखक का यह कहना है कि जो सरकार की जो पॉलिसी अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर देखें, तो वो सामरिक रूप से अग्रिम जांच की होनी चाहिए, ना कि प्रतिक्रियाशील, कि पहले ऐप इंस्टॉल हो गई 2-3 साल तक चली, उसके बाद में हम लोग प्रतिक्रिया करेगी भाई ऐप जो है उसको बैन कर दिया हमने कि भाई ये डेटा को चाइना को बेच रही है। तो ये हमारी अग्रिम जांच होनी चाहिए, ना कि बाद में। ये इस लेखक का कहना है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जो कि अगर हमारे पास में आईटी या सूचना या निजता का अधिकार या इन सब चीज़ों के अगर कुछ आ जाए, तो हम लोग इसको, इन सब पॉइंट्स को हम उसमें यूज कर सकते हैं। अभी देखते हैं, इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। जो हमारा लोकपाल है, जो हमारा लोकपाल है उसके 3 मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले तो है नियंत्रण एवं डाटा चोरी। ठीक है, दूसरा मुख्य बिंदु है यहां पे निजी कंपनियां, उनका जो हस्तक्षेप है वो। और तीसरा मुख्य बिंदु है नियमन।
ठीक है। तो यहां पे इन्होंने नियंत्रण और डेटा चोरी की अगर हम बात करें तो नियंत्रण और डेटा चोरी के अंदर हमारी कोई डेटा की जो प्राइवेसी है, निजता है, उस निजता के ऊपर कोई नेशनल पॉलिसी या राष्ट्रीय पॉलिसी फिलहाल कोई नहीं है। अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने एक रूलिंग दी थी, उन्होंने एक वो दिया था कि निजता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी जो है वो मौलिक अधिकार है, ठीक है। डेटा की सुरक्षा और सूचना और डेटा की सुरक्षा का जो अधिकार है या निजता का जो अधिकार, उसको एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। लेकिन उसके बाद में क्या किया कि सरकार ने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि सूचना और डेटा की सुरक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। और उसके बाद में सरकार लाई आधार अमेंडमेंट एक्ट, लाई सरकार, ठीक है। उस आधार अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से जो है वो उन्होंने इस जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी उसको खत्म कर दिया। और उसके इसके बाद में क्या हो रहा है कि भाई हमारे बहुत सारी जो चीजें हैं जो सरकार के साथ में शेयर की जा रही है और हो सकता है कि हमारे ऊपर नजर भी रखी जा सकती हो इसके थ्रू, ये है। अभी वर्तमान में अगर अपन नियंत्रण और डेटा चोरी से सुरक्षा की बात करें तो एक एजेंसी है सरकार की, CERTIN, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसको बोला जाता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, जो सूचना और डेटा की जो निजता है उसके लिए ये वॉचडॉग है, मतलब निगरानी रखने वाली एजेंसी की कहीं भी अगर भारत के इस सूचना तंत्र में अगर कोई खामी है या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ये जो है वो उसके ऊपर ध्यान रखनी है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये नियंत्रण एवं डेटा चोरी के बारे में लेखक का कहना है। दूसरी चीज लेखक बोलती है कि निजी कंपनियां जो हैं उनका क्या होता है। निजी कंपनियां क्या करती हैं, निजी कंपनियां जो है वो हमारे यूजर्स का, उनके पास में बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी सूचना होती है कि उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, सब डेटा इनके पास में रहता है। तो ये लोग इससे क्या करते हैं कि ये इसका यूज करते हैं चुनावों में। चुनावों की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको ये लोग प्रभावित करने का काम करते हैं, ठीक है। ये कैसे प्रभावित करते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया है या फिर जो इंटरनेट है वो पूरा का पूरा जो माध्यम है वो साउंड और इमेजेस, मतलब कि जो दृश्य और श्रव्य जो तंत्र है उसके ऊपर चलता है, ठीक है। तो या तो आप चित्र देखते हो उसके ऊपर या फिर आप उसके ऊपर कुछ सुनते हो, कोई चीजें सुनने की होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड है, ना कि शब्दों और विचारों के ऊपर। वहां पे शब्द और विचारों के ज्यादा मायने नहीं है, वहां पे आपके सामने बहुत सारे वीडियोज और इमेजेस और साउंड, म्यूजिक, ये सब जो है वो आपके सामने बहुत सारे आते रहते हैं। और ये सब चीजें जो है वो शरीर, मतलब दिमाग में जो है वो पहले उतरती, जल्दी उतरती है। तो इन सब चीजों के माध्यम से क्या है, आपके सामने बार बार प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और आपको फेक न्यूज दी जाती है। और इन सब चीजों की वजह से, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज की वजह से, अगर हम प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज की बात करें तो जैसे दिल्ली दंगे हुए थे अभी वर्तमान में सॉरी, तो उन दिल्ली के दंगों में जो है वो फेक न्यूज का बहुत बड़ा रोल रहा था। अभी कोरोना की बात करें तो हमारे व्हाट्सएप पे या टीवी पे या फेसबुक पे या डेली हमको 10 से 15 गलत इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, कोरोना इससे भाग जाता है, कोरोना उससे भाग जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें, प्रोपेगेंडाज और फेक न्यूज जो है वो इस तरह से चलते आ रहे हैं। तो ये दो जो है, एक तो निजी कंपनियों का हस्तक्षेप, नियंत्रण और डेटा चोरी जो चल रही है, इन सब चीजों से बचने के लिए लेखक जो है वो हमको ये सजेस्ट कर रहा है कि इसका नियमन होना चाहिए। और नियमन होना चाहिए, इसके आधार क्या है, तो इसका आधार यह है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने निजता या डेटा की जो सुरक्षा थी उसके, या आप अगर किसी का डेटा एक्सेस करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो उसके लिए उन्होंने 3 मापदंड बताए थे। 3 मापदंड कौन कौन से हैं? पहला तो है वैधता और या लीगेलिटी। दूसरा है उसकी आवश्यकता, ठीक है, नेसेसिटी। और तीसरा है उसकी अनुरूपता या उसकी प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब कि
पहले तो आप जिसका भी डेटा आप एक्सेस कर रहे हो, जिसका भी डेटा आप ले रहे हो, वो आप वैध तरीके से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, गलत तरीके से गलत चीज़ों के का उपयोग करके तो आप उसका डेटा नहीं एक्सेस कर रहे हो। एक तो ये है, दूसरा उसकी आवश्यकता कि अगर सरकार किसी डेटा को, किसी यूजर के डेटा को यूज कर रही है तो उसकी आवश्यकता क्या है, अगर वो आवश्यक है, अगर उसको यूज करना अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो ही उसको यूज किया जाए। और तीसरा है उसकी अनुरूपता। अनुरूपता मतलब प्रोपोर्शनैलिटी की, जितना हमारे पास में बड़ा मुद्दा है और जिस यूजर का हम लोग डेटा यूज कर रहे हैं वो उसके अनुरूप है कि नहीं है, मतलब क्या उसके बिना काम नहीं हो सकता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को, आनुपातिकता को उनको देखना है। तो ये तीन पहलू जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाए थे डेटा की निजता के लिए। तो इन तीन पहलुओं के आधार पर जो हमारे लेखक हैं वो हमको ये सजेस्ट करते हैं कि भारत में जो है वो इंटरनेट लोकपाल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ये इंटरनेट लोकपाल जो है वो सबसे पहले तो स्वतंत्र होना चाहिए, एक स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, क्योंकि ये आईटी का मामला है, आईटी के मामले में जो है वो बहुत कम लोग जो है वो इतना समझदार होते हैं, तो इन्होंने ये भी बोला कि ये जो है वो विशेषज्ञों से भरी पूरी होनी चाहिए। इसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी उठा के अपने, यूजुअली जो बहुत सारी संस्थाएं उसके अंदर क्या होता है कि जो रिटायर्ड जजेज या रिटायर्ड जो सिविल सेवक होते हैं उनको जो है वो वहाँ पे उनका आगे उनको और ज़्यादा रिवॉर्ड्स देने के लिए जो है उन संस्थाओं में उनके अध्यक्ष या चेयरमैन वगैरह बना के बैठा देते हैं। लेकिन इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे इस फील्ड के जो विशेषज्ञ हैं उनको यहाँ पे बैठाना है। तीसरा क्या है कि उनको साइबर सुरक्षा और इंटरनेट के जो कानून हैं उनकी जो है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो ही जो है वो ये चीज होगी। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा इसके अंदर इसकी और क्या क्या होनी चाहिए, एक तो ये आईटी के एक्सपर्ट होने चाहिए इसके अंदर। उसके बाद में सूचना प्रबंधन, सूचना के प्रबंधन के इसके अंदर एक्सपर्ट होना चाहिए। तो इस तरह का अगर कोई बैंकिंग लोकपाल अगर हम, अरे सॉरी, इंटरनेट लोकपाल अगर आएगा तो इंटरनेट लोकपाल के आने से क्या होगा कि जो भी यूजर्स हैं उनके डेटा की निजता पे जो खतरा अभी मंडरा रहा है, लोग जो है वो कंपनीज या फिर सरकारें या उसकी उनकी जो इंफॉर्मेशन को यूज कर करके उनके मानसिक जो उनका सोचने का तरीका है उसको प्रभावित कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो खत्म हो जाएंगी। सो दोस्तों, आज के लिए ये दोनों एडिटोरियल तक ही अपन पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।